नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 53 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन आलम शाह। दोस्तों खिज्र खां की बात करें, खिज्र खां हो जाएगा दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक हो जाएगा। सैयद वंश का संस्थापक हो जाएगा खिज्र खां, और अंतिम शासक हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। दोस्तों इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक याद रखिएगा दोस्तों, अंतिम शासक लोदी वंश का अंतिम शासक था दोस्तों इब्राहिम लोदी। और गयासुद्दीन तुगलक की बात करें दोस्तों तो तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इब्राहिम लोदी दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था? सैयद वंश का शासनकाल अगर पूछे तो हो जाएगा 1414 ईस्वी से लेकर 1491 ईस्वी तक, 51 ईस्वी तक। 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन काल रहा था। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन बनता है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे दोस्तों कल्हड़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे कल्हड़। और उस समय शासक कौन हुआ करता था दोस्तों? तो शासक थे दोस्तों जय सिंह। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों जय सिंह। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा जय सिंह उस समय शासक हुआ करते थे। और कहाँ के शासक थे दोस्तों? तो ये भी याद रखेगा कश्मीर के शासक हुआ करते थे। और राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? तो राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ये भी याद रखिएगा। संस्कृत भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ था दोस्तों राजतरंगिणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों राजतरंगिणी में कश्मीर का क्या नाम लिखा गया था? कश्मीर का नाम है दोस्तों कश्यप मेरू याद रखिएगा दोस्तों, कश्यप मेरू दोस्तों कश्मीर को कहा गया है। इस पुस्तक में इसका उल्लेख देखने को आपको मिलता है। तो राजतरंगिणी की पुस्तक का लेखक नाम कल्हड़ हो जाएगा। और इस समय शासक कौन था? तो हो जाएगा जय सिंह हो जाएगा। कहाँ का शासक था? कश्मीर का क्या नाम हुआ करता था पुस्तक में दोस्तों? कश्यप मेरू। और राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया है? तो हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और उतना ही आसान क्वेश्चन है। कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है दोस्तों? ऐसे पूछता है, कवक और शैवाल का सहजीवन या फिर सहजीवी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइकेन। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों लाइकेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लाइकेन्स। अगला क्वेश्चन, नापता झकड़ी विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नापता झकड़ी विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नापता झकड़ी विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम किसके निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रसायन विज्ञान से या केमिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो कि रेलवे में खास करके पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम किसके निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट के निष्कर्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट के निष्कर्षण द्वारा। कॉपर पाइराइड से क्या निकाला जाता है दोस्तों? कॉपर पाइराइड से क्या बनाया जाता है? तो हो जाएगा तांबा। कॉपर पाइराइड से दोस्तों तांबा, कॉपर पाइराइड के निष्कर्षण से तांबा। हेमेटाइट से दोस्तों, तो हेमेटाइट से लोहा। याद रखिए दोस्तों हेमेटाइट से लोहा निकाला जाता है, हेमेटाइट से लोहा। ग्रेफाइट किसका अपरूप है दोस्तों? ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। कार्बन जिसे सी बोला जाता है दोस्तों, कार्बन का अपरूप है।
अपरूप है। और पेंसिलों में यूज किया जाता है दोस्तों ग्रेफाइट का। पेंसिलों में जो पेंसिल यूज करते हैं हम लोग उसमें ग्रेफाइट का ही यूज किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, खुरपा ताल झील किस राज्य में स्थित है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खुरपा ताल झील किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खुरपा ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों उत्तराखंड राज्य की जितने भी झीलें पड़ती हैं तो जो सभी के अंत में ताल देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों नैनीताल झील, मानाताल झील, देवताल, नैनीताल, मानाताल, देवताल, खुरपा ताल, ये सभी कहाँ पड़ते हैं दोस्तों? उत्तराखंड में। याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें भी अंत में ताल पड़ता है ये उत्तराखंड में लगभग पाए ही जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इम्पॉर्टेंट झील कौन कौन सा है दोस्तों? एक डल झील है, डल झील है, याद रखिएगा दोस्तों डल झील। शेषनाग झील, शेषनाग झील। एक दोस्तों अनंतनाग झील, अनंतनाग झील भी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ये सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानस बल झील भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक हुसैन सागर झील और एक हो जाएगा दोस्तों कोलेरू झील। हुसैन सागर झील एक हो जाएगा कोलेरू झील। ये सभी के सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उड़ीसा का चिल्का झील दोस्तों, उड़ीसा में चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में दोस्तों चिल्का झील है जो कि भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये सभी के सभी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं हर साल सभी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में गांधार की राजधानी क्या हुआ करती थी? टोटल दोस्तों महाजनपद कितना हुआ करता था? महाजनपद की संख्या कितनी थी दोस्तों? टोटल 17। सबसे ज़्यादा किस राज्य में थी दोस्तों? सबसे ज़्यादा 8 थी उत्तर प्रदेश में। यूपी में सबसे ज़्यादा 8 हुआ करती थी। महाजनपद काल में महाजनपद टोटल 17 हुआ करती थी और सबसे ज़्यादा यूपी में हुआ करती थी दोस्तों। तो उसकी संख्या कितनी है? 8। ये भी याद रखिए। तो महाजनपद काल में गांधार की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला। और दोस्तों बात करें अगर वाराणसी महाजनपद काल में किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो हो जाएगा काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी, ये भी याद रखिएगा। राजगिरी किसका हुआ करता था दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजगिरी मगध का राजधानी क्या हुआ करता था दोस्तों? राजगिरी। और श्रावस्ती की बात करें दोस्तों, श्रावस्ती हो जाएगा कौशल का। याद रखिएगा दोस्तों, कौशल का राजधानी हुआ करता था श्रावस्ती। कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। ये सभी दोस्तों महाजनपद काल में महाजनपद हुआ करते थे। जैसे गांधार हुआ, काशी हुआ, मगध हुआ और कौशल हुआ, ये सभी के सभी महाजनपद काल में महाजनपद हुआ करते थे। टोटल 17 थे दोस्तों, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 8 हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, 92वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से किस भाषा को शामिल किया गया? 92 नंबर का जो संविधान संशोधन होता है दोस्तों, किस भाषा को सम्मिलित किया गया था? जब सबसे पहले दोस्तों भाषाओं का उल्लेख किस संविधान के किस अनुसूची में है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में है। और टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को शामिल किया गया? तो बोडो को भी शामिल किया गया था दोस्तों, डोंगरी और संथाली, मतलब ये तीनों के तीनों को शामिल किया गया था। टोटल दोस्तों 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली और एक हो जाएगा दोस्तों मैथिली। एक हो जाएगा मैथिली, एक हो जाएगा दोस्तों मैथिली। याद रखिएगा, एक हो जाएगा मैथिली। ये चारों के चारों को याद रखिएगा दोस्तों। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। तो सिंधी भाषा को 21 नंबर के संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम द्वारा दिया गया? ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम द्वारा दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, चारों के चारों ऑप्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दिया गया।
दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा क्या होता है, इस पर होता है दोस्तों बजट पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान किया गया। उस समय बजट पर चर्चा करने की अनुमति दिया गया दोस्तों, उस समय की बात हुआ है। 1892 के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा बजट पर चर्चा करने की अनुमति दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा क्या होता है, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा होता है दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया, तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, सभी को पता भी होगा। इसके द्वारा दोस्तों कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा। तो चारों के चारों ऑप्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहे हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा बजट पर चर्चा करने की व्यवस्था किया गया। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दोस्तों ईसाई मशीनरी को धर्म प्रचार करने की अनुमति दिया गया। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है दोस्तों, उसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कवक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कवक दोस्तों मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। ये तीनों के तीनों दोस्तों, ये तीनों के तीनों मोनेरा जगत से हैं, और कवक दोस्तों ये है प्रोटिस्टा जगत से। याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटिस्टा जगत से है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों मोनेरा जगत में दोस्तों कौन से जीव पाए जाते हैं, मोनेरा जगत में कौन से जीव या फिर पादप पाए जाते हैं, जिसमें दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं होता है, वो मोनेरा जगत में शामिल किया जाता है। जिसमें केंद्र का अभाव होता है वो मोनेरा जगत में पाया जाता है। उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से 2 भाग होते हैं, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। नंबर 1 बैक्टीरिया, दूसरा होता है आर्की बैक्टीरिया, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए लाई जाती है। कुछ स्थितियों में दोस्तों इसको घटाकर भी 3 या 2 साल कर दिया जाता है, 3 या 4 साल कर दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 3 या 4 साल कर दिया जाता है कुछ एक्सेप्शनल केसों में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी दोस्तों, तो 2012 से लेकर 2017 तक, 2012 से लेकर 2017 तक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत का अच्छा उदाहरण है। ये पाँचों के पाँचों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। पाँचों के पाँचों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत का अच्छा उदाहरण है। पर्वत दोस्तों कई प्रकार से बनते हैं, जैसे एक वलित पर्वत होता है, एक ज्वालामुखी पर्वत होता है, और एक का होता है अवशिष्ट पर्वत होता है। तो इसमें पूछा है दोस्तों कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत का अच्छा उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि किलिमंजारो हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, किलिमंजारो। दोस्तों सतपुड़ा पर्वत और पारसनाथ पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है, तो हो जाएगा दोस्तों ये है अवशिष्ट पर्वत। यूराल पर्वत और राकीज पर्वत, ये किस प्रकार के पर्वत हैं दोस्तों, ये हो जाएंगे वलित पर्वत। यूराल पर्वत और राकीज पर्वत हो जाएंगे वलित पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत और पारसनाथ पर्वत हो जाएंगे अवशिष्ट पर्वत। ये पाँचों ऑप्शन से बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। निम्न में से किसे दोस्तों संविधान का हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगर अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 32 को कहा है, और इसमें किसको कहा है दोस्तों, तो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन,
भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। इसको दोस्तों दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये किसके लिए ज़्यादा सहायक होती है? कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए ज़्यादा सहायक होता है। लेटेराइट मृदा में कौन सी फसल की जाती है दोस्तों? तो इस जगह चाय की खेती किया जाता है। लेटेराइट मृदा में चाय की खेती किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में हुआ करते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में हुआ करते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में हुआ करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के, कृष्णदेव राय के। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, कृष्णदेव राय के। अकबर के दरबार में दोस्तों नवरत्न हुआ करते थे, नवरत्न हुआ करते थे। शिवाजी के दरबार में दोस्तों की बात करें तो अष्ट दिग्गज हो जाएगा कृष्णदेव राय के। और शिवाजी के प्रधान में राज्य में हुआ करते दरबार में अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान याद रखिएगा दोस्तों, अष्ट प्रधान। शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान हुआ करते थे और अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा किया है? दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस जो कि रैपिड फायर से आप लोग चलेंगे इस वीडियो में। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मई को। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच शक्ति नमन सैन्य अभ्यास होता है? शक्ति नमन सैन्य अभ्यास की बात करें दोस्तों तो जगह मलेशिया और भारत और मलेशिया के बीच शक्ति नमन। दोस्तों मित्र शक्ति किसके साथ होता है? मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल किस देश में खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों मैक्सिको में, मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर के रूप में किस शहर को चुना है? यूनेस्को ने भारत के पहला साहित्य शहर के रूप में किस शहर को चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोझिकोड को, कोझिकोड को, कोझिकोड। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों कोझिकोड। और किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 से 1 सही हो जाएगा 2 अक्टूबर को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को क्या होता है दोस्तों? विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस याद रखिएगा दोस्तों, विश्व विरासत दिवस, विरासत दिवस याद रखिएगा दोस्तों, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? डाक दिवस, भारतीय डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। भारतीय डाक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 9 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर की बात करें दोस्तों तो 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो जाएगा विश्व पशु दिवस, विश्व पशु दिवस, पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। याद रखिए दोस्तों विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 9 अक्टूबर को डाक दिवस और 4 अक्टूबर को दोस्तों विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा महाराष्ट्र में। दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार
किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार। तो ये जगह दोस्तों मुंबई को, मुंबई को, मुंबई को। सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों, ये भी मुंबई में, ये भी याद। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये भी मुंबई में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि किसने दिया था। खुर्रम को शाहजहाँ के बचपन का नाम दोस्तों खुर्रम हुआ करता था। तो खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि किसने दिया था, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कब दिया गया था दोस्तों, कब दिया गया था, ये क्वेश्चन है दोस्तों। खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि कब दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत विजय पर, दक्षिण भारत विजय पर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण भारत विजय पर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, दक्षिण भारत विजय पर। अगला क्वेश्चन है, डेमीट्रियस को किसने पराजित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमीट्रियस के बारे में बात कर दे दोस्तों, तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनान था, प्रथम यमन था, सॉरी दोस्तों, प्रथम यमन देश का शासक था, प्रथम यमन शासक था, प्रथम यमन शासक था जो कि भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम यमन शासक था डेमीट्रियस, याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम यमन शासक डेमीट्रियस को। इसको किसने पराजित किया था, किसने पराजित किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने डेमीट्रियस को पराजित किया था। सिमुक की बात करें दोस्तों, तो सिमुक ने सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है, सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। बृहद्रथ को अंतिम शासक मौर्य वंश का माना जाता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। अशोक के बारे में बात करते दोस्तों, तो अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म प्रचार किया था, अशोक ने सर्वप्रथम शिलालेख बनवाया था। ये भी अशोक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।